आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा क्लोजर लुक। इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा हमारा दी गॉन्ड्स, एक और हम लोग आगे बात कर लेंगे। आगे शायद अगला मेरे हिसाब से अहोम्स है, हाँ वही है, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्लोजर लुक। इस क्लोजर लुक में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा दी गॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि गॉन्ड्स कौन थे, बताओ? ट्राइबल थे, यानी कि गॉन्ड्स आदिवासी लोग थे जिनका जंगलों में ही रहना होता होगा, वैसी बात है ना। तो गॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि उस आदिवासी कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिस आदिवासी कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉन्ड। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इस आदिवासी लोगों के बारे में। पहला लिखा हुआ है द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। मतलब ये जो गॉन्ड्स लोग हैं, जो आदिवासी लोगों के कम्युनिटी का नाम है, तो ये गॉन्ड लोग बेसिकली इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? ये गॉन्ड्स लोग बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर रहते हैं बड़े जंगलों में। वास्ट फॉरेस्टेड रीजन का मतलब हो गया बड़े जंगलों में। और ये बड़े जंगल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गोंडवाना। गोंडवाना का सिंपल सा मतलब हो गया, आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक ना। तो इंडिया में आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो गोंडवाना का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये तीन स्टेट हैं जिसको हम लोग गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। मतलब गोंडवाना एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता है हमारा। उस गोंडवाना का जो पार्ट है, मतलब गोंडवाना का जो पार्ट है इंडिया के बाहर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो गोंडवाना जो है हमारा, वो इंडिया में गोंडवाना का जो पार्ट कहलाता है वो मध्य प्रदेश का कहलाता है, महाराष्ट्र का कहलाता है और छत्तीसगढ़ का कहलाता है, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि इंडिया में गोंडवाना आदिवासी लोग जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये गॉन्ड्स लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि ये लोग 2-4 महीने एक जगह पे रहते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं। मतलब जंगल ही लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी एक जंगल में मान लो एक जगह पे रहा 4 महीने, फिर अगले 4 महीने के बाद किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे वो लोग। तो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। मतलब जहाँ पे 4 महीने रहेंगे वहाँ पे साग सब्जी फल फूल सब कुछ उगा के वो लोग खाएंगे। फिर 4-5 महीना बीत जाएगा, फिर दूसरे जंगल में जाएंगे, फिर वहाँ पे साग सब्जी फल फूल उगा के फिर वहाँ पे खाएंगे। फिर इस तरीके से ये बार बार अपने जगह को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब इस प्रकार से जो खेती वगैरह करते हैं, जगह बार बार चेंज करते रहते हैं इस प्रकार के लोग, उसको हम लोग, इस प्रकार के खेती को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? गॉन्ड्स आदिवासी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर वो लोग क्या क्या करते हैं। तो पहला बात, ये लोग रहते किधर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तरफ इन लोगों का संख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये लोग जहाँ भी रहते हैं किस प्रकार का कल्टीवेशन, यानी कि किस प्रकार का खेती ये लोग फॉलो करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक जगह पे रहेंगे 5-6 महीना 4 महीना जो भी रहना हो, फिर उस जगह को वो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे, द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन्स द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेज। मतलब अकबरनामा जो है एक किताब है जिस किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है? अकबर के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, अकबरनामा एक किताब है, उस किताब में अकबर के बारे में लिखा हुआ है। और उस किताब में हम लोगों को ना एक जगह पर गॉन्ड लोगों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। गॉन्ड लोगों के बारे में वहाँ पे लिखा गया है कि जो गॉन्ड लोग हैं इनका इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था कि लगभग गॉन्ड लोगों के अंदर में 70,000 गाँव आते थे। सोचो, 70,000 गाँव, 70,000 विलेजेज किसके कब्जे में होते थे? गॉन्ड लोगों के कब्जे में होते थे। कि ये गॉन्ड आदिवासी लोग उसको चलाते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि अकबर नामा जो है वो एक किताब है जिस किताब में अकबर के बारे में लिखा हुआ है। उसी किताब में हम लोगों को एक जगह पे गॉन्ड आदिवासी के लोगों के बारे में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉन्ड आदिवासी 70,000 गाँवों में रूल करते थे। 70,000 गाँव उनके कब्जे में डायरेक्टली होता था। कई सारे गाँव में वो लोग खुद रहते थे और कई सारे गाँवों के ऊपर ये लोग अपना हुक्म चलाते थे, गॉन्ड लोग। तो क्या गॉन्ड आदिवासी को आप कम समझोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग भी बहुत पावरफुल हुआ करते होंगे उस समय पे। 70,000 गांव होने का मतलब समझ रहे हैं आप?
मतलब एक बहुत बड़ा शहर इसके कब्जे में रहता था हमेशा। तो ये लोग भी बहुत पावरफुल आदिवासी लोग थे। आगे, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, और इतना बड़ा जो किंगडम है इनका, यानी कि जो 70,000 गांव हैं, इसको इन आदिवासी लोगों ने क्या कर रखा था, गढ़ में डिवाइड कर लिया था। गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किला। मतलब कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई 70,000 गांव हैं, इतने हजार गांव तुम संभालना, इतने हजार गांव तुम संभालना, इतने हजार गांव तुम संभालना। इस तरीके से ये लोग अपने अपने एरिया को डिवाइड कर लिए थे रूल करने के लिए। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। आगे, ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, यानी कि जितने भी पार्ट इन्होंने डिवाइड किए और हर एक पार्ट को गॉन्ड के द्वारा चलाया जाता था, रूल किया जाता था। समझ में आ रही है बात सब कुछ? तो बेसिकली इन लोगों के अंदर में 70,000 गांव आते थे, और 70,000 गांव को रूल करने के लिए, सही तरीके से अपना सिस्टम सही तरीके से चलाने के लिए ये लोग अपने 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 बीच में ये लोग अपने गांव को, मतलब 70,000 गांव को आपस में बांट लेते थे कि इतना 1000 गांव तुम संभालना, ये तुम संभालना। इस तरीके से ये लोग अपना डिवाइड कर लेते थे। आगे, दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेज कॉल्ड 84। 84 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। आगे देखो क्या होता है, द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहट्स विच वेयर मेड अप ऑफ 12 विलेजेज ईच। अब हुआ क्या देखो, ये लोग कितने कैसे कैसे डिवाइड करते थे अपने अपने इलाके को। जैसे 70,000 इसके पास गांव हैं, तो 70,000 गांव को ये लोग पहले डिवाइड करते थे 84 गांव के बीच में। मतलब 70,000 गांव इन लोगों के कब्जे में होता था। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत बड़े गांव पे रूल नहीं करते थे, एक आदमी को रूल करने के लिए दे देते थे 84 गांव, दूसरे आदमी को भी 84, फिर 84, फिर 84, फिर 84। अब एक आदमी भी सही तरीके से 84 गांव को रूल नहीं कर पाता था, इसके लिए फिर ये लोग क्या करते थे, अब 12-12 गांव को आपस में डिवाइड कर लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो पहले ध्यान से। एक आदमी को राजा बना दिया कितने गांव का? 84 गांव का। लेकिन उस राजा ने क्या किया, 84 गांव को भी 12-12 गांव में डिवाइड कर लिया, और उस छोटे से 12 गांव का एक आदमी को राजा बना दिया। इस तरीके से वो लोग रूल करते थे। समझ में आया बात कहानी? तो सिंपल समझो, टोटल गौंड आदिवासी लोगों के कब्जे में कितने गांव होते थे? 70,000 गांव होते थे। और उन लोगों ने डिवाइड कैसे किया, आपस में कैसे बांटा इसको? 84 गांव, मतलब सभी को 84 गांव दे दिए गए कि भैया तुम 84 गांव को रूल करो, तुम इधर जो 84 गांव है तुम उसको रूल करो, इस तरीके से। तो एक आदमी को राजा बना दिया गया उस 84 गांव का। अब वो एक अकेला राजा भी 84 गांव को सही तरीके से चला नहीं पाता था। फिर उस राजा ने क्या किया, अपने 84 गांवों को भी 12-12 गांव में डिवाइड करके वहां के छोटे छोटे राजा लोगों को वहां का 12 गांव का राजा बना दिया। और 12 गांव का राजा भी होना छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। इस तरीके से वो लोग रूल सही तरीके से करते थे। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि 70,000 के 70,000 गांव पे सही तरीके से रूल हो पाएगा। अब जरा एक बात बताओ, यदि एक ही आदमी 84 गांव को चलाता, क्या वो सही तरीके से कभी चला पाता? कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि 84 गांव छोटा मोटा गांव नहीं होता है, बहुत बड़ा गांव होता है। तो उन्होंने क्या किया, फर्दर बाद में फिर 84 गांव को भी 12-12 गांव में डिवाइड कर दिया, ताकि सही तरीके से उसको रूल किया जा सके। ठीक ना, इस तरीके से वो लोग अपना सिस्टम चलाते थे। आगे, ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गौंड राजाज, यानी कि गौंड के जो राजा हुआ करते थे। अब देखो, गौंड है कौन? आदिवासी लोग हैं। इन आदिवासी लोगों के बीच में ही जो आदमी बहुत पावरफुल हो गया, जो बहुत पैसे वाला हो गया, वो क्या बन गया? गौंड का राजा बन गया। मतलब आदिवासियों का क्या बन गया? वो राजा बन गया। और ये राजा भी जमीन वगैरह देते थे किसको? ब्राह्मण्स को। क्योंकि देखो, हमने पहले भी बात किया है कि ब्राह्मण्स हमारे सोसाइटी में सबसे टॉप पे रहते थे हमेशा। उनका क्या कहना था कि भाई तुम लोग आपस में कुछ भी करो, तुम लोग कितना भी कास्ट बन जाओ, तुम लोग कितना भी अपने जाति में कन्वर्ट हो जाओ, डिवाइड हो जाओ, लेकिन ब्राह्मण हमेशा किस पे रहेगा? टॉप पे ही रहेगा। तो ब्राह्मण्स को हमेशा फायदा मिला है। तो गौंड के राजा जरूर होते थे, यानी कि गौंड आदिवासी के लोग राजा बन जाते थे, लेकिन इन लोगों को भी ब्राह्मण्स का ही बात मानना पड़ता था। भले राजा बन गए हैं ये लोग, लेकिन अभी बात किसका मानेंगे? ये लोग भी ब्राह्मण्स का ही बात मानेंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स को उस समय पे इंडिया में क्या माना जाता था? उस समय पे भी और आज भी अपर कास्ट। अपर कास्ट का मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण बोलेगा
वो तुमको मानना पड़ेगा। तो ये लोग मानते थे। तो ब्राह्मण्स को जमीन देना, ब्राह्मण्स को अनाज देना, ब्राह्मण्स के लिए काम करना, ये सब काम किसका होता था? गौंड के राजा का होता था। आगे द गौंड चीफ, गौंड चीफ का मतलब हो गया आदिवासी लोगों का जो मुखिया होते थे, जो राजा के तरीके से कह सकते हो आप। द गौंड चीफ नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब ये जो गौंड चीफ थे, इनके गौंड आदिवासी के जो राजा हुआ करते थे, ये लोग अब अपने आप को क्या सोचने लगे कि हमको राजपूत बुलाया जाए। मतलब इन लोगों को, मतलब ये लोग क्या बन चुके थे बताओ? राजा बन चुके थे अपने अपने इलाके के। तो राजा का मतलब क्या होता है? पावर, पावरफुल होना। और पावरफुल उस समय पे था कौन? ब्राह्मण, राजपूत। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हम भी तो पावरफुल हैं, तो हमको भी क्या बुलाओ, अब आज से राजपूत बुलाओ, ब्राह्मण्स बुलाओ, इस तरीके से। तो ये लोग भी अपने आप को सोचने लगे, गौंड के जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने भी सोचा कि पावरफुल तो हम भी हैं, हम भी राजा हैं, तो हमको भी लोग क्या समझे? राजपूत समझे, हमको भी पावरफुल समझे। ठीक है, खैर आगे। सो अमन दास द गौंड राजा ऑफ गरखा कटंगा assumed the title of संग्राम शाह। अब देखो यहाँ पे एक गौंड राजा का नाम है, गौंड राजा का नाम है अमन दास, और ये कहाँ का राजा था? गरखा कटंगा का। ये बेसिकली ऑब्वियस बात है, क्या होगा? 84 गांव का ये क्या रहा होगा? एक राजा रहा होगा, है कि नहीं? तो ये गरखा कटंगा का राजा था, अमन दास नाम था इस व्यक्ति का। इन्होंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया संग्राम शाह। और संग्राम शाह का सिंपल सा मतलब है, ये अपने आप को क्या मानने लग गए? राजपूत मानने लग गए, अपने आप को बहुत बड़े अपर कास्ट के लोग मानने लग गए। जबकि ये था कौन? एक आदिवासी था, गौंड था ये, है कि नहीं? आगे, हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। और इसका जो बेटा था, अमन शाह का जो बेटा था, दलपत नाम था उसका। इसके बेटे ने, जिसका नाम था दलपत, वो एक राजकुमारी से शादी करता है। राजकुमारी का नाम है दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सलबाहन। सलबाहन का वो कौन थी? बेटी थी। ठीक है, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। बेसिकली यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, पूरा कहानी समझना। गौंड लोग क्या होते चले गए? अलग अलग जगह के राजा बनते चले गए। तो उन लोगों ने सोचा कि राजा का मतलब होता है पावरफुल होना, तो हम राजा हैं, हम पावरफुल भी हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमको भी अब लोग क्या समझने लगे? अपर कास्ट समझने लगे। इसलिए इन लोगों ने अपने आप को राजपूत कहना स्टार्ट कर दिया। तो राजपूत इन लोगों ने अपने आप को मानना स्टार्ट कर दिया। जबकि ये लोग क्या राजपूत थे सही में? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। लोग थे कौन असल में? आदिवासी लोग थे। इसी के वजह से ही अपने आप को राजपूत मानने लगे। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का जो शादी है, उसकी बेटी से शादी करवाया जो राजपूत थे। तो इसका जो बेटा था, अमन दास का जो बेटा था, बेटा का नाम था दलपत। इनका शादी किससे हुआ? एक राजकुमारी से हुआ। और वो राजकुमारी का नाम क्या था? दुर्गावती। ये किसकी बेटी थी? सलबाहन का। और सलबाहन था एक्चुअली में कौन? चंदेल का वो राजपूत था। बेसिकली चंदेल जगह का नाम है, वहां के राजपूत थे। समझ रही बात? चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। बेसिकली महोबा एक जगह है, वहां का ये राजा हुआ करता था। समझ आ रही है बात? तो अमन दास जो कि एक गौंड राजा था, उन्होंने अपने आप को राजपूत कहना स्टार्ट किया। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का जो बिहा है, जो शादी है, वो राजपूत की बेटी से ही करवाया। समझ आ रही है बात? यदि कोई पूछे कि बताओ उस लड़की का क्या नाम था जिससे इनका शादी हुआ, तो दुर्गावती। किसकी बेटी थी वो? सलबाहन का बेटी थी वो। ये सलबाहन कहाँ का राजा था? महोबा का राजा था। कहाँ का राजा था? महोबा का। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा द चंदेल राजपूत ऑफ महोबा का मतलब सिंपल सा हो गया कि ये राजपूत तो था, लेकिन कहाँ का राजपूत था? और राजा भी था। कहाँ का राजा था? महोबा का, महोबा का। ठीक है, आगे। हाउएवर दलपत डाइड अर्ली। लेकिन इसके बावजूद भी दलपत जो है वो जल्दी ही उसका डेथ हो जाता है। डेथ मतलब जानबूझ के उसको नहीं मारते हैं, उसका जान कुछ हो सकता है, बीमारी हुआ हो कुछ। तो उनका दलपत जो कि अमन दास का बेटा था, उनका शादी एक राजपूत की बेटी से हुआ। लेकिन हाँ, अमन दास जो था वो जिंदा है,
वो तो उनके पिताजी थे ना। तो अमन दास का बेटा कौन था? दलपत। इनका शादी हुआ दुर्गावती से, लेकिन दलपत कुछ दिन के बाद ही मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। आगे आगे कहानी समझो। रानी दुर्गावती was very capable and started ruling on behalf of her 5 years old son बीर नारायण। अब समझो, इनका एक बेटा हुआ दलपत का। जब दुर्गावती से शादी हुआ तो इनका एक बेटा भी हुआ। बेटा का क्या नाम था? बीर नारायण। बीर नारायण। तो बीर नारायण चूंकि भी बहुत छोटा है, अब समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। दलपत जो है वो अमन दास का क्या है? बेटा है। तो दलपत भी ऑटोमेटिकली एक राजा ही होगा कहीं ना कहीं का। लेकिन दलपत का हो गया है मौत, तो ऑब्वियस ये बात है, नियम के हिसाब से अब राजा कौन बनेगा उस जगह का? उसका बेटा बनेगा। लेकिन उसका बेटा भी बहुत छोटा है, 5 ही साल का है। तो बेटा के बदले में उस जगह को अभी रूल कौन करेगा फिर बताओ? उसकी वाइफ करेगी, दलपत की पत्नी करेगी। तो दलपत की जो पत्नी थी दुर्गावती, उन्होंने काफी लंबे समय तक उसके एरिया पे रूल किया। ठीक ना? क्यों रूल किया? क्योंकि नियम के हिसाब से उसका बेटा रूल करेगा, लेकिन बेटा तो भी वो छोटा है, तो उसकी पत्नी ने रूल किया। ठीक है, आगे। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड गरखा कटंगा। लेकिन 1565 का कहानी है, बात है, मुगल का एक राजा जिसका नाम था असफ खान, इन्होंने गरखा कटंगा पे अटैक किया। और गरखा कटंगा बेसिकली इसी के इलाके पे अटैक किया जहां की दुर्गावती क्या थी? अभी फिलहाल महारानी थी। ठीक ना? तो उस जगह पे असफ खान अटैक करता है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। लेकिन रानी दुर्गावती भी बहुत मजबूत महिला थी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ा असफ खान के खिलाफ। लेकिन होता क्या देखो, शी वॉज डिफीटेड एंड प्रीफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। मतलब दुर्गावती लड़ाई को हार जाती है और उनको कहा जाता है कि इनको सरेंडर मत, मतलब ये सरेंडर ना करे, ये इसका जान ले लिया जाए। समझ रही है बात? मतलब सिंपल सा हो गया कि लड़ाई जब दुर्गावती हारी तो इनको जान से मार दिया गया। समझ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। लेकिन इसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसका बेटा भी एक लड़ाई में ही मारा गया। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि दलपत तो पहले ही मर गया था, उसकी वाइफ दुर्गावती असफ खान के साथ लड़ाई हुआ उसका, वो मर गई, और कुछ समय के बाद इसका बेटा भी लड़ाई लड़ते ही मर गया। 5 साल का पहले था, लेकिन बाद में इसका उम्र बड़ा होगा तो ये भी लड़ाई लड़ा और ये भी बाद में क्या कर गया? मर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। गरखा कटंगा वाज अ रिच स्टेट। गरखा कटंगा जो था ना वो बहुत ही अमीर इलाका हुआ करता था, बहुत ही अमीर स्टेट हुआ करता था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। तो इतना ज़्यादा जो गरखा कटंगा अमीर था, ये क्यों अमीर था बताओ? इसलिए अमीर था क्योंकि गरखा कटंगा अलग अलग जगह पे अपने इलाके के आसपास वाले जगह पे अटैक करता रहता था और उसको अपने कब्जे में ले आता था। और ऑब्वियस ही बात है, किसी जगह पे आप अटैक करोगे और वो जगह आपके कब्जे में आ जाएगा, इसका मतलब है कि उस जगह का सारा रिसोर्स भी आपका हो जाएगा, फिर पैसा, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है। और सबसे बड़ी बात, गरखा कटंगा जो था वो इतना अमीर इसलिए भी था क्योंकि ये हाथी को बेच के पैसा कमाया था। अपने यहाँ पे हाथी बहुत हुआ करता था इसके पास, तो ये हाथी दूसरे दूसरे लोगों को बेचता था और इतना ज़्यादा पैसा कमाया था। गरखा कटंगा इतना ज़्यादा अमीर इलाका था, इसके वजह से ही, इसी वजह से, अमीर होने के वजह से ही असफ खान ने इसके ऊपर अटैक किया था। क्योंकि असफ खान का मानना था कि यदि गरखा कटंगा हमारे कब्जे में आ जाएगा तो बहुत बड़ा धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो आ गया उसके हाथ में, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge precious coins and elephants। मतलब जब असफ खान ने, यहाँ पे बात हो रहा है मुगल्स का, तो मुगल्स में कौन थे हमारे बताओ? असफ खान थे। जब असफ खान ने दुर्गावती को हराया और बाद में उसका बेटा भी मर गया, तो ऑब्वियस ये बात है असफ खान का पूरा कंट्रोल किस पे हो गया? अब बताओ, ऑब्वियस ये बात है
इस वाले इलाके पे हो गया, और इस वाले इलाके में जितना भी महंगे महंगे प्रीशियस कॉइन थे, कॉइन मतलब सोना का, चांदी का, जितने भी सिक्के थे, खजाने थे, पूरा का पूरा गरखा कटंगा का, और जो भी एलिफेंट वगैरह, हाथी वगैरह था गरखा कटंगा में, सब का सब किसका हो गया? असफ खान का हो गया। ठीक है, आगे, दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। अब देखो होता क्या है, इस पूरे के पूरे जगह को बहुत गंदे तरीके से असफ खान पहले क्या करता है? लूट लेता है। यहाँ का सारा हाथी ले लेता है, सारा यहाँ का रिसोर्स वगैरह, जो भी पैसा सिक्का वगैरह जो भी है यहाँ पे, वो सब कुछ असफ खान अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद, सब कुछ लूटने के बाद, असफ खान को दिखा कि अब इस इलाके में कुछ खास नहीं बचा है, तो उस इलाके को किसको दे दिया गया? चंद्र शाह को दे दिया गया। और चंद्र शाह कौन थे बताओ? अंकल थे। किसके अंकल थे? वीर नारायण के। और ये नारायण कौन था बताओ? बिल्कुल, रानी दुर्गावती का जो बेटा था, उस बेटे का जो अंकल थे, अंकल का नाम था चंद्र शाह। उसको दे दिया गया कि भैया, मतलब असफ खान ने बोला कि भैया हमने दुर्गावती के ऊपर अटैक किया, हमने उसको हरा दिया, उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा इलाका हमारे कब्जे में आ गया, सब कुछ हमने इसको लूट लिया है, अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, तो इस राज का जो जिम्मेदारी है वो हम आपके ऊपर सौंप देते हैं। मतलब जिस राज्य का राजा क्या कर जाओ, आप बन जाओ। तो जो वीर नारायण का जो अंकल थे, उसको इस जगह का राजा बना दिया गया। लेकिन एक बात बताओ, राजा बना तो दिया गया, लेकिन क्या राजा के पास कोई धन संपत्ति बचा है? कुछ भी नहीं, वो तो सारा कुछ असफ खान लूट चुका है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरखा कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। मतलब गरखा कटंगा को पूरी तरीके से लूटने के बाद भी कुछ दिन तक गरखा कटंगा चला, कुछ दिन तक वहाँ पे सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद हाउएवर दे बिकेम मच वीकर। लेकिन कितना ही दिन तक अच्छी तरीके से उसको रूल कर पाएगा वहाँ का राजा? चंद्र शाह जो कि वहाँ का राजा है, बिल्कुल नया नया राजा बना है, उसके पास ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना पैसा है, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऑब्वियस ये बात है, क्या वो ज़्यादा दिन तक राजा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। राजा राजा तभी तक रहता है जब उसके पास पैसा होता है, पावर होता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो राजा क्या किसी काम का है? उसके बाद गरखा कटंगा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। फिर गरखा कटंगा के ऊपर छोटे मोटे जो राजा थे आसपास के, उन्होंने अपने अपने कब्जे में उसको बांट लिया और फिर वहाँ पे उसका रूल करना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा गोंड्स के बारे में कंप्लीट। तो इसमें गोंड के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि गोंड आदिवासी लोग इतने पावरफुल थे कि वो एक टाइम पे अपने अपने इलाके के क्या बन चुके थे? राजा बन चुके थे। और राजा बने तो इतना सारा कांड हुआ, इतने बड़े राजा बन गए कि मुगल को उसके ऊपर अटैक करना पड़ा उसको जीतने के लिए, वो भी कौन? असफ खान को। समझ में आया पूरा कहानी गोंड्स का? इसी प्रकार का कहानी हमारा लगभग है अहोम्स का, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए समझते हैं हम लोग इसको अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।